हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के टॉप MCQ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों के MCQ क्वेश्चन देंगे। जहाँ तक संभव है कि दिसंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम। उसके लिए टॉप MCQ क्वेश्चन है ज्योग्राफी यानी भूगोल की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर होते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, 2 होते हैं कि सामुदायिक संसाधन, 3 होते हैं राष्ट्रीय संसाधन और 4 होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है सामुदायिक, ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत, ऑप्शन 3 है नवीकरणीय, ऑप्शन 4 है संचित। तो सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल, इसमें सभी का अधिकार होता है, यानी ये क्या है? सामुदायिक। तो सामुदायिक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 है चारागाह, ऑप्शन 2 है विद्यालय भवन, ऑप्शन 3 है कृषि भूमि, ऑप्शन 4 है श्मशान भूमि। तो इसमें प्रश्न है कि सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो देखिए, चारागाह तो सामुदायिक संसाधन है क्योंकि इसमें सभी का अधिकार होता है। विद्यालय भवन में सभी पढ़ सकते, इसमें भी सभी का अधिकार है। कृषि भूमि किसी एक खास व्यक्ति की होती है, यानी ये व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन नहीं है। यहाँ पर श्मशान भूमि है, तो श्मशान भूमि क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो इसमें प्रश्न है कि सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो सामुदायिक संसाधन नहीं क्या है? कृषि भूमि यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है मंदिर, ऑप्शन 2 है मस्जिद, ऑप्शन 3 है सार्वजनिक पार्क, ऑप्शन 4 है घर। तो सामुदायिक संसाधन, तो मंदिर में तो सभी का अधिकार होता है, यानी सामुदायिक है। मस्जिद भी सामुदायिक है, सार्वजनिक पार्क भी ये भी सामुदायिक है। लेकिन घर ये किसी निजी व्यक्ति के होते हैं, किसी खास व्यक्ति के, यानी ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें है कि सड़कें और नहर किस प्रकार के संसाधन है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन 2 है विकसित संसाधन, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन 4 है सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। तो सड़कें और नहर है, तो देखिए जो सड़कें और नहर बनाए जाते हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते, सभी यहाँ पर जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते, यानी ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न है कि निम्नों में से राष्ट्रीय संसाधन कौन है। आपको 4 ऑप्शन इसमें मिलता है। ऑप्शन 1 है संसाधन, ऑप्शन 2 है चारण भूमि, ऑप्शन 3 है बाग और ऑप्शन 4 है जल संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन इसमें क्या है? राष्ट्रीय संसाधन श्मशान क्या है? सामुदायिक संसाधन। चारण भूमि सामुदायिक संसाधन है। बाग सामुदायिक संसाधन है, किंतु जल संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न है इसमें कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नहीं थे। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है 200 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 40 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 22.2 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 12.4 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में कितना सीमा तक राष्ट्रीय क्षेत्र का संपदा रहता है? 22.2 किलोमीटर। 22.2 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है 100 समुद्री मील, ऑप्शन 2 है 200 समुद्री मील, ऑप्शन 3 है 150 समुद्री मील, ऑप्शन 4 है 250 समुद्री मील। तो तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है।
4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है संभाव्य, ऑप्शन 2 है संचित, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत, ऑप्शन 4 है ज्ञात। तो इसमें क्या है देखिए कि विकास के स्तर पर कौन सा संसाधन नहीं है, तो संभाव्य तो होते हैं, संचित भी तो होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, लेकिन ज्ञात कोई संसाधन नहीं होता है। ज्ञात ऐसे ही ऑप्शन दे दिया। तो इसमें है कि कौन विकास के स्तर का संसाधन का वर्ग नहीं है। ज्ञात तो कोई संसाधन ही नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न इसमें है कि बांधों में जल एवं वन किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है भंडार, ऑप्शन 2 है संचित, ऑप्शन 3 है संभावी, ऑप्शन 4 है विकसित। तो बांधों में जल एवं वन कौन से संसाधन में आते हैं? संचित, यानी बांध में हम जल को संचित रूप में रखते हैं, यानी कौन से संसाधन वर्ग में आते हैं? संचित रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है नवीकरणीय, ऑप्शन 2 है विकसित, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय, ऑप्शन 4 है संभावित। तो जो संसाधन पाए गए हैं लेकिन अभी तक जिसका उपयोग नहीं किया गया है, उस संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है प्रतिदान, ऑप्शन 2 है ग्रेजुएशन, ऑप्शन 3 है अपक्षय, ऑप्शन 4 है कटाव। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण हम लोग के अपक्षय के द्वारा होता है। अपक्षय यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है। मतलब इसमें है कि एक या एक से कम वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को, तो खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अगला प्रश्न है कि ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है सतत पोषणीय आर्थिक विकास, ऑप्शन 2 है मानव आर्थिक विकास, ऑप्शन 3 है सार्वभौमिक विकास, ऑप्शन 4 है पर्यावरण विकास। तो इस प्रकार के मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन वर्तमान की भविष्य की पीढ़ियों की भी आवश्यकता की अवहेलना नहीं करता है। तो इसको क्या कहते हैं? सतत पोषणीय आर्थिक विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है जेनेवा, ऑप्शन 2 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 है जापान, ऑप्शन 4 है रियो डी जेनेरियो। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। फिर से वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है टोक्यो, ऑप्शन 2 है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन 3 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पहली बार किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है जापान, ऑप्शन 4 है ब्राज़ील। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? ब्राज़ील, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। ब्राज़ील में कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न इसमें आपको मिलता है, अगला प्रश्न है कि 1992 की पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है 75, ऑप्शन 2 है 90, ऑप्शन 3 है 170, ऑप्शन 4 है 57। तो 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसमें कितने देशों ने शामिल हुए थे, मतलब कितने देशों ने भाग लिए थे। तो 170 देशों में उसने भाग लिए थे। 170 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन 2 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 है ब्राज़ील, ऑप्शन 4 है क्योटो। तो तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न इसमें है कि ये शब्द किसने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत है
परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो ये बात किसने कहा था कि हमारा पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत साधन है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये बात महात्मा गांधी ने कहे थे। महात्मा गांधी यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है ब्रूंटलैंड, ऑप्शन 2 है सुमेसर, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है अमर्त्य सेन। तो स्मॉल इन ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा था? सुमेसर ने लिखा था। सुमेसर यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है रटलेज कमीशन, ऑप्शन 2 है लैंडबर्ट कमीशन, ऑप्शन 3 है ब्रूंटलैंड कमीशन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? ब्रूंटलैंड कमीशन ने। तो ब्रूंटलैंड कमीशन ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें कि ब्रूंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है नॉर्वे, ऑप्शन 4 है जापान। तो ब्रूंटलैंड कहाँ की प्रधानमंत्री हुए थे? नॉर्वे के। नॉर्वे यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न है इसमें कि ब्रूंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1978, सेकंड ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1992, चौथा ऑप्शन है 1998। तो ब्रूंटलैंड कमीशन किस में सतत पोषणीय विकास संबंधी पेश कब की थी? 1987 यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है 1978, ऑप्शन 2 है 1958, ऑप्शन 3 है 1968, ऑप्शन 4 है 1988। तो क्लब ऑफ रोम किस वर्ष रखा था? 1968 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है काली मिट्टी, ऑप्शन 2 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 3 है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 4 है लाल मिट्टी। तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी जलोढ़ मिट्टी क्यों कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 2 है काली मृदा, ऑप्शन 3 है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन 4 है लाल और पीली मृदा। तो कौन सी मृदा विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है काली मिट्टी, ऑप्शन 2 है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 4 है लाल मिट्टी। तो पूर्वी तट के नदी के डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है। तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा में बना है। जलोढ़ मृदा यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है पुराना जलोढ़ बांगर, ऑप्शन 2 है नया जलोढ़ खादर, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया। एक पुराना जोड़ो जिसको बांगर भी बोलते हैं, और एक नया जोड़ो जिसको खादर भी बोलते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार है? 2 प्रकार, यानी 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आपको मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो पुराना जलोढ़ मृदा होती है, बांगर जिसको बोलते हैं, उसमें उस मिट्टी में कंकर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कंकर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बांगर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ने, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो गन्ने, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न है कि किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है
कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मृदा। काली मृदा यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है झारखंड। तो अभी बात की कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस 4 ऑप्शन में से किस में है कि किस में काली मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी ज़्यादातर में पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन 2 ऊपरी गंगा मैदान में, ऑप्शन 3 है दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग, ऑप्शन 4 उपर्युक्तों में से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है ऊंची मिट्टी का सामग्री, ऑप्शन 2 है सब सॉइल में कंकर नोड्स की उपस्थिति, ऑप्शन 3 है आग्नेय व कांतरित चट्टानों में लोहा का प्रसर, ऑप्शन 4 है उच्च नमी की मात्रा। तो लाल मिट्टी जो लाल रंग का होता है उसके कारण क्या है? आग्नेय व कांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है काली मृदा, ऑप्शन 2 है मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन 3 है जोलोर मृदा, ऑप्शन 4 है लेटेराइट मृदा। तो कौन सी मृदा यहाँ पर रेतीले और लवणीय होती है? मरुस्थलीय मृदा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है केरल, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, केरल में भी पाए जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है खनिज, ऑप्शन 2 है कृषि, ऑप्शन 3 है जल, ऑप्शन 4 है मानव। तो पंजाब में खनिज की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी पंजाब के में खनिज क्षेत्र में बहुत ही गरीब है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है सौर ऊर्जा, ऑप्शन 2 है पवन ऊर्जा, ऑप्शन 3 है जल संसाधन, ऑप्शन 4 है सभी गलत। तो देखिए राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर ही रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान पाए जाते हैं यानी यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, तो पानी नहीं मिलता है यानी जल की कमी होती है। तो राजस्थान में किस संसाधन की कमी होती है? जल संसाधन की, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन 1 है कृषि, ऑप्शन 2 है खनिज, ऑप्शन 3 है जल संसाधन, ऑप्शन 4 है मानव। तो झारखंड में किस संसाधन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो झारखंड को खनिज के लिए जाना जाता है, तो खनिज पाया जाता है झारखंड में अधिक मात्रा में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मैदानी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो भारत में भूमि है तो उसमें मैदानी भाग का प्रतिशत 43% है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में कितना प्रतिशत पठार है? तो भारत में 27% पठार है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितना प्रतिशत पर्वत है? तो भारत में 30% पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है? तो इसमें मतलब भूमि का क्षरण हुआ है, भूमि यानी भूमि की मात्रा में कमी हुआ है। तो देखिए झारखंड में खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, जैसे कोयला भी पाया जाता है यहाँ पर। तो कोयला की खुदाई होती है तो मिट्टी की कमी होती है, तो
कहाँ पर खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है? तो भूमि का भारी कमी हो कहाँ पर हुआ है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण होते हैं, इसके सबसे मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन 1 है भूस्खलन, ऑप्शन 2 है भू निम्नीकरण, ऑप्शन 3 है मृदा अपरदन, ऑप्शन 4 है मृदा पट्टी। तो मिट्टी के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन करते हैं, या मृदा अपरदन कहते हैं, या मृदा अपक्षय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीधा सोपान खेती की जाती है? सोपान खेती जैसे इस तरह का मतलब खेती किया जाता है सोपानदार, मतलब इसमें मिट्टी मतलब पानी अगर गिरता है यहाँ पर तो मिट्टी यहाँ पर बहता नहीं है। तो सोपानदार खेती कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में गहन खेती की जाती है, इसीलिए यहाँ पर मतलब भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का क्षरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो आज हम लोगों का भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, और आज बताइए पार्ट 2। इसी में से संसाधन एवं विकास के जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव आप लोग का आने वाले हैं इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो इस सब प्रश्नों को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मिलते ही अगले वीडियो को जल्द ही।